बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 396 मुलाहिदा फरमाएं। ये ख्याल करीन क्यास था क्योंकि यहूदियों के वो रब्बी मुरब्बी मुझसे पहले भी मुतअद्दिद गलत बयानियां कर चुका था। उसकी बात का एतबार करना हिमाकत के सिवा कुछ न था। मैंने आंखें बंद रखते हुए साहिल के माहौल में पहुंचने की 3-4 मरतबा कोशिश की। जब हर बार एक ही जैसा नतीजा बरामद हुआ तो झुंझला कर मैंने आंखें खोल दी। उसी लम्हे एक सुरीला कहका मेरी समात में रस खोल गया। उस नुसवानी शहदीली आवाज ने मुझे चौंक कर इधर उधर देखने पर मजबूर कर दिया। मेरी इस इज़्तिरारी हरकत को हेयर आर्टिस्ट ने खास तौर पर नोट किया। वो हाथ रोककर मुझसे पूछने लगा, एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम। मैंने बर्जस्ता ये कहते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे एक हसीन चेहरा रोशन हो गया। पता नहीं ये मेरे तखय्युल की कारफरमाई थी या फिर वो वाकई अपनी किसी शक्ति के तफैल मेरे तसव्वुर में मुजस्सम हो गई थी। मैं इस मनमोहन सूरत को लाखों करोड़ों चेहरों के बीच एक निगाह में शिनाख्त कर सकता था। वो नील गरी ही थी। मैंने बाइसगी आंखें खोल दी। उसका तसव्वुर हवा हो गया। मैंने आजमाने के लिए दोबारा आंखें बंद की, लेकिन फिर वो नजर ना आई। पता नहीं वो मेरे तसव्वुर का धोखा था या समात का फतूर। गुज़िश्ता रात भी मैंने जमीन दो सब वे ट्रैक पर उसका नकरेई कह का समात किया था। मैं उस मखसूस रसीली खनक और सुरीली चमक वाली आवाज को शिनाख्त करने में धोखा नहीं खा सकता था। पता नहीं वो इसरारों की शहजादी कोहसारों की मलका मेरी जिंदगी में कौन सा नया गुल खिलाने का इरादा रखती थी। नीलगिरी ने कराची में मुझसे मायूस होने के बाद वादा किया था कि वो अब कभी भी मेरे पास नहीं आएगी, बल्कि मुझे सर के बल चलकर उसके पास पर्वतों के ताज तक पहुंचना होगा। अगर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर मुझे उसकी आवाज का 2 दफा तजरिबा हुआ था तो फिर मैं ये सोचने में हक बाजानिब था कि नीलगिरी ने अपना वादा तोड़ दिया था। और ये बहुत ही अजीब बात थी। अचानक मेरे दिन में एक अछूता ख्याल आया। मैं थर्ड आई के तवज्जुह से अपने खारिशनासा के माहौल में पहुंच जाता तो क्यों ना मैं नीलगिरी को भी ट्राई करता। अगर मैं तसव्वुर की निगाह के सामने उसके खालो खत उसका सरापा फोकस करता तो उसके माहौल में पहुंच सकता था। फिर वो मुझसे छुपी ना रहती। मैं जान जाता कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। मैंने दोबारा आंखें बंद की और उस परी नीलगिरी के माहौल तक रसाई हासिल करने की कोशिश करने लगा। मुतअद्दिद बार की कोशिश के बाद भी जब मैं उसका और उसके माहौल का सुराग पाने में नाकाम रहा तो मायूस होकर मैंने आंखें खोल दी। मुझ पर अजीब सी बेजारी और उकताहट सवार हो गई थी। हेयर आर्टिस्ट का काम खत्म हो गया तो हम वेडल सासून से बाहर निकल आए। हमारी अगली मंजिल इंडियन रेस्टोरेंट दावत था, जहां हम तीनों ने एक शानदार देसी लंच तनावल करना था और मैं और वसीम तो पाकिस्तानी थे। अरसे से खालिस देसी खाने को तरसे हुए, लेकिन विंगिंग किसी शामिल बाजे की तरह हमारे साथ था, बल्कि वो हमारा मेजबान था। बाज़-औक़ात मेहमान और मेजबान का ऐसा कम्बिनेशन भी देखने को मिल जाता है। एक नए हेयर कट और मुनफरिद स्टाइल ने हमारे चेहरों को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया। बेकअप वाला मामला बात का था। वो मरहला हमने हिंग के घर जाकर तय करना था। विंगिंग एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के साथ ही आला पाए का मेकअप आर्टिस्ट भी था। हमारे उलिये का इंतखाब और डॉक्यूमेंट्स के लिए तस्वीर वगैरह उसी को बनाना थी। दावत में दावत उड़ाने के बाद प्रोग्राम के मुताबिक हमें सीधा हिंग के घर जाना था। अब तक के हालात बताते थे कि हिंग मेरे हवाले से पुलिस या रब्बी के हरकारों की निगाह में नहीं आया था, लिहाजा उसकी अकामतगाह हमारे लिए एक महफूज ठिकाना थी। वैसे भी सिर्फ आज के दिन की तो बात थी। हिंग बड़े दावे से कह चुका था आज का सूरज गुरूब होने से पहले वो हमें न्यूयॉर्क से निकालकर न्यू जर्सी पहुंचा देगा। बालों को एक नई लुक देने के बाद वसीम बिल्कुल बदला दिखाई देने लगा था। इंसान के उलिये में 2 चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत है, हेयर स्टाइल और आंखें। इनमें मामूली सी तब्दीली भी इंसान को बदल कर रख देती है। आंखें बदलने वाला मुहावरा ऐसे नहीं बन गया। 5th एवेन्यू मैनहट्टन की सबसे महंगी और मसरूफ शायरा है। मसरूफियत के बायस शाम पार्किंग का भी अक्सर मसला रहता है, लेकिन ये मसला वैसा गंभीर नहीं जैसा लाहौर और कराची में नजर आता है। हम 5th एवेन्यू पर वाक़े विडाल सासून से निकले तो हिंग ने कहा गाड़ी को यहीं पार्क रहने देते हैं, थोड़ी चहलकदमी भी करना चाहिए। वैसे भी अब तुम दोनों लिबास और हेयर स्टाइल की तब्दीली के बाद इतने बदल गए हो कि मैनहट्टन की सड़कों पर बेखौफ खतर घूम फिर सकते हो। मिस्टर हिंग, तुम तो ये बात इस तरह कह रहे हो जैसे दावत नामी वो रेस्टोरेंट यहाँ करीब ही हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो बोला बहुत ज्यादा करीब है और ना ही दूर। हम इस वक्त 5th एवेन्यू पर स्ट्रीट 58-59 के दरमियान खड़े हैं। दावत भी ईस्ट 58 स्ट्रीट पर ही है, मगर 2nd और 3rd एवेन्यू के दरमियान। हमें स्ट्रीट 58 पर रहते हुए मशरक की समत हरकत करना होगी। तो बिस्मिल्लाह, मैंने वसीम की आंखों में देखते हुए कहा। सुना है हरकत में बड़ी बरकत होती है। ये जुमला मैंने उर्दू में अदा किया। मिस्टर हिंग चौंक कर मेरी जानिब देखने लगा। मैंने जब अपने जुमले का मतलब उस पर वादे किया तो वो जल्दी से इस बात में गर्दन चटकने लगा। फिर गहरी संजीदगी से बोला, वेल सेड मिस्टर वजदान, हरकत जिंदगी और सुकून मौत का नाम है। जिंदा इंसान को कभी सुकून मैसर नहीं आ सकता। पता नहीं फिर भी वो सुकून की तलाश और हुसूल की खातिर क्या क्या करता फिरता है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हिंग, इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं, वो अपनी फितरत से मजबूर है। तलाश और ख्वाहिश सिर्फ उसी शय की जाती है जो मुहैया ना हो।
मैं दावे से कहता हूँ अगर पूरी दुनिया में अमनो आश्ती का बोलबाला हो जाए, ये खित्ता कायनात यूटोपिया का मंजिल पेश करने लगेगा, तो फिर इंसान थोड़े ही अरसे में इस माहौल से उकता जाएगा। इसे बोरियत और झुंझुलाहट महसूस होने लगेगी। वो कुछ तब्दीली का ख्वाह होगा। हमने सुकून के माहौल में तब्दीली का मतलब है बदअमनी और बेसुकूनी। वो फजा और माहौल में तब्दीली लाने के लिए अजीब अजीब फितने जगाने में मसरूफ हो जाएगा। जिन लोगों की जिंदगी में कोई मसला नहीं होता, वो फितना जगाने में यदे तोला रखते हैं। अगेन वेल सेड। मिस्टर हिंग ने सताइशी नजर से मुझे देखा। आई एग्री विद यू। हम इसी किस्म की हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हुए दावत के अंदर पहुंच गए। रेस्टोरेंट का अंदरूनी माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हिंग ने सरसरी तौर पर बयान किया था। और तो और इंडो पाक के रेस्टोरेंट की तरह डाइनिंग हॉल में एक टीवी भी मौजूद था। ना सिर्फ मौजूद था बल्कि इस वक्त वो ऑन भी था। हम अपने लिए मखसूस मेज पर पहुंचे और थोड़ी देर बाद हम मेन्यू में से इंतखाब कर रहे थे। सब्जी की 2 मुख्तलिफ डिशेज मंगवाई गई। एक चिकन की कोई मखसूस डिश थी। इस रेस्टोरेंट के समोसे और सूप अपनी मिसाल आप थे। पेशकश का अंदाज अगरचे रवायती बशरे नहीं था, लेकिन खाने की लज्जत और जायका नाकाबिले फरामोश था। मैंने और वसीम ने सिल्विया रेस्टोरेंट में बस गुजारा नाश्ता किया था, लिहाजा लंच खूब डट कर किया गया। सर्द मौसम में वैसे भी भूख ज्यादा लगती है। वो जनवरी का इख्तिताम था। दोपहर का वक्त था, मगर मेन एटन अभी तक सूरज की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि यहाँ के स्काई स्क्रैपर्स तो सूरज को छूने की दावेदार नजर आती हैं। बस वही बात कि जो जितना ज्यादा बाइख्तियार नजर आता है, उतना ही ज्यादा मजबूर और बेबस भी होता है। लंच अपने उरूज पर था कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। हम तीनों बैक वक्त चौंक कर टीवी की जानिब देखने लगे, क्योंकि वो न्यूज हमारे ही मुतल्लिक थी। न्यूयॉर्क की आवाम को पुलिस के नए कारनामे से आगाह किया जा रहा था। न्यूज़कास्टर बड़े जोश और खरोश से बता रही थी कि न्यूयॉर्क पुलिस को पिछले 2 दिन से जिस पाकिस्तानी दहशतगर्द की तलाश थी, उसका ठिकाना ढूंढ दिया गया है। मगर अमेरिका दुश्मन वैदान नामी वो दहशतगर्द पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया। वैदान के टैक्सी ड्राइवर साथी का नाम वसीम मालूम हुआ है। वैदान की तरह वो भी पाकिस्तानी है। वैदान वसीम के अपार्टमेंट में छुपा हुआ था। शुगर हिल खारलिम में वाक़े मज़कूरा अपार्टमेंट पर पुलिस की बारी जमीयत ने छापा मारा, लेकिन मतलूबा वसीम और वैदान अपार्टमेंट पर नहीं मिले। पुलिस का ख्याल है कि वो उन्हें देखने में कामयाब हो गए होंगे, लिहाजा पुलिस की आंख बचाकर इधर उधर हो गए हैं। बहरहाल पुलिस ने अपार्टमेंट पर कड़ी निगरानी मुकर्रर कर दी है। पुलिस पूरे न्यूयॉर्क में बड़ी सरगर्मी से उन्हें तलाश कर रही है। न्यूयॉर्क खुसूसन मैनहट्टन के तमाम होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेज, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिकान से खुसूसी दरख्वास्त की गई कि वो अपनी आंखें खुली रखें और मुजरिमों की गिरफ्तारी के सिलसिले में पुलिस से भरपूर ताउन का मुजाहरा करें। आखिर में मेरे और वसीम के फोटोग्राफ के फ्रेम भी दिखाई दिया गया। वसीम की तस्वीर पता नहीं कैसे पुलिस वालों के हाथ लग गई थी। टीवी स्क्रीन पर कुल 3 फ्रेम दिखाए जा रहे थे। एक फ्रेम में वसीम की तस्वीर थी, दूसरे में वैदान की यानी मेरी असली सूरत और तीसरे में डिसिल्वा की तस्वीर थी। NYPD की कारकर्दगी वाकई काबिले दाद थी। इस ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन बड़ी सनसनीखेज थी, जिसमें बताया गया कि डिसिल्वा की ID का इस्तेमाल करने वाला ये पाकिस्तानी दहशतगर्द वैदान नहायत ही खतरनाक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। अमेरिका में कदम रखने से पहले ये दुनिया के बहुत से ममालिक में बड़ी अफरा तफरी फैला चुका है, लिहाजा इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए आवाम पूरी तरह पुलिस से ताउन करे। वो तो शुक्र था हम तब्दील शुदा हुलियों में थे, वरना कोई भी मन चला न्यूयॉर्कर हम पर हाथ डाल देता। वसीम ने सरगोशियाना अंदाज में कहा, सूरत-ए-हाल बड़ी खौफनाक होती जा रही है। क्या तुम किसी किस्म का डर महसूस कर रहे हो? मैंने इस्तफसार किया। वो गहरी संजीदगी से बोला, बात डर और खौफ की नहीं है। फिर क्या बात है? मैं उलझ कर रह गया। मिस्टर रिंग भी पूरी तरह हमारी जानिब मुतवज्जो था। हमारे दरमियान वो गुफ्तगू इंग्लिश में हो रही थी। वसीम मेरी इस्तफसार के जवाब में तामिल करते हुए बोला, यार मैं अपने घर वालों की वजह से परेशान हूँ। क्यों? उन्हें वहाँ बैठे बिठाए क्या हो गया? वो जानते हैं मैं शुगर हिल में रहता हूँ और यहाँ पर टैक्सी चलाता हूँ। वो तशवीश भरे लहजे में बोला, अगर ये खबरें उन तक पहुँच गई तो वो क्या सोचेंगे? मैं तो पूरी दुनिया में एक खतरनाक मुजरिम के तौर मशहूर हो गया हूँ। उसकी तशवीश बजा और फिक्र बरहक थी। मैं जिस तरह का मुसाफिर था, ये काम फैमिली वालों के बस का नहीं था। वसीम ने मेरे साथ चलने का अज़म करके जिस आतिश फिशा में छलांग लगाई थी, वो उसे और उसकी फैमिली को जलाकर भूसम कर देता। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि उसे पाकिस्तान ही में कहीं सेट करने की कोशिश करूंगा। तफसीलात के बारे में बाद में सोचा जा सकता था, फिलहाल उसे एक भरपूर तसल्ली की जरूरत थी, लिहाजा मैंने ये काम जरूर किया। देखो वसीम, मैंने आवाज नीची रखते हुए कहा, अव्वल तो ये खबर एक लोकल चैनल से नशर की गई है, इसलिए फिलफोर इसका पाकिस्तान पहुंचना समझ में नहीं आता। फिर ये भी जरूरी नहीं कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी ये खबर तुम्हारी फैमिली तक रसाई हासिल कर सके। तुम एक काम करो। क्या काम? उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने पूछा, घर वालों से तुम्हारा राब्ता किस तरह कायम है? टेलीफोन दोनों जराए से, उसने जवाब दिया। उधर से खत आता है, मैं इधर से फोन करता हूँ। आखिरी राब्ता हुए कितना अरसा गुजरा है?
लगभग 1 माह, उसने जवाब दिया। दैट्स गुड, मैंने एक बेआवाज चुटकी बजाई। तुम आज ही अपने घर फोन करो और उन्हें बताओ कि चंद रोज पहले तुम अपनी रिहाइश और रोजगार तब्दील कर चुके हो। अब तुम न्यू जर्सी में किसी फोटोग्राफर की दुकान पर काम करते हो। एड्रेस वगैरह उन्हें बाद में भी भेजा जा सकता है। और वो जो ईद मनाने पाकिस्तान गया हुआ है। वसीम का इशारा अपने अपार्टमेंट साथी नवीद की तरफ था। वो मेरे घर भी जाएगा, इस तरह मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। मैं सर पकड़ कर रह गया, मुझ पर झुंझलाहट सवार होने लगी। तो मैंने वसीम से कहा, बहुत दूर की सोचने की फिलहाल जरूरत नहीं है, अपने ताज़ा तरीन और एमरजेंसी हालात पर तवज्जो मरकूज कर दो। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ बस इतना ही करो, बाद में देखी जाएगी। मैं तुम्हारे मसले को पूरी तरह हल करने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है ये मसला जरूर हल होगा। वसीम खामोश हो गया और मैं सोचने लगा कि वसीम को पाकिस्तान में सेट करने का मेरा फैसला इंतहाई मुनासिब था। अगर पाकिस्तान में उसके रोजगार का कोई मुनासिब सेटअप बन जाता तो अपनी फैमिली के करीब हो सकता था और उसके लिए यही बेहतर था। फौरी तौर पर मैंने उसे अपने मंसूबे से आगाह करना जरूरी ना समझा। ये बात उसे आराम ही से समझाई जा सकती थी। इस दौरान में मिस्टर हिंग खामोश बैठा हमारी सुनता रहा। जब हम खामोश हुए तो वो बोल उठा, एक बात जरूर कहूंगा, चाहे आप लोगों को बुरा ही क्यों ना लगे। हम दोनों ने सवालिया नजरों से उसे देखा। उसने वजाहत करते हुए कहा, आप दोनों 2 मुख्तलिफ राहों के मुसाफिर हो। वो 100% दुरुस्त बात कह रहा था। वसीम की ताज़ा तरीन कैफियत को देखते हुए मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा था। जाहिर है जिसकी फैमिली होगी वो उन लोगों के लिए परेशान तो होगा ना। अगर नहीं होगा तो वो इंसान नहीं होगा। इंसान और परेशान लादम व मुल्ज़िम है। मिस्टर हिंग, इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे, मैंने नहायत ही गंभीर आवाज में कहा और साथ ही विंगिंग को आंख का मखसूस इशारा भी कर दिया। वसीम इस वक्त टेबल पर रखे अपने हाथों को घूर रहा था। इट्स ओके। हिंग मेरा इशारा समझते हुए जल्दी से बोला, हम दावत से उठने ही वाले थे कि एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। वैसे तो मैं जिस किस्म के वाहियात हालात से गुजर रहा था उसमें खुशगवार को ज्यादा अमल दखल नहीं था। फिर भी दावत में जो हालात सामने आए वो संगीनी में भी मुख्तलिफ नौइयत के थे। अचानक 2 बावर्दी पुलिस वाले रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और रिसेप्शन पर खड़े होकर बड़ी चौकन्ना नजरों से डाइनिंग हॉल का जायजा लेने लगे। हम में से हर एक ने पेश आमदा हालात की रोशनी में यही समझा कि वो वजदान और वसीम की तलाश में वहां झांकने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और बाज़ औक़ात ये तिनका इतना भारी हो जाता है कि किसी के तवज्जो दिलाए बगैर ही महसूस होने लगता है और तिनके का हामिल चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा होता है कि मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पुलिस वालों पर निगाह पड़ते ही वसीम नर्वस हो गया। उसका ज़हन पहले ही उलझा हुआ था। इस परेशानी में उससे एक और इज़्तिरारी हरकत सरजद हो गई। उसका हाथ सालन वाली एक डिश डोंगे से टकरा गया और डोंगा मेज को छूते हुए फर्श पर जा गिरा। रेस्टोरेंट का चिकना फर्श फूलदार उम्दा पॉलिश टाइलों से सजा था। डोंगे और फर्श के बाई में टकराव से एक मखसूस छन्नाकेदार आवाज पैदा हुई। चीनी का बना हुआ डोंगा टुकड़ों में तकसीम हुआ और सारा सालन फर्श पर बिखर गया। इस वक्त रेस्टोरेंट का डाइनिंग हॉल तकरीबन भरा हुआ था, मगर इस छन्नाके की आवाज ने पुलिस वालों को हमारी जानिब मुतवज्जो कर दिया। ये उनकी एक ऐन फितरी पेश कदमी थी। वो अगर इस रेस्टोरेंट में किसी की तलाश में आए थे तो उन्हें इधर ही का रुख करना चाहिए था। वेटर सूरत-ए-हाल से आगाह हुआ तो एक वाइपर संभाले फिलफौर हमारी मेज की जानी पड़ा, लेकिन उससे पहले पुलिस वाले हमारे करीब पहुंच चुके थे। मैंने किसी की तरफ देखे और किसी को मुखातिब किए बगैर गंभीर आवाज में सरगोशी की, कॉन्फिडेंस। मेरा ये यक लफ्जी मशवरा मिस्टर हिंग और वसीम तक पहुंचा या नहीं, बहरहाल मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर इस मौके पर हम भरपूर एतमाद का मुजाहरा करते तो सूरत-ए-हाल को अपने हाथ में लिया जा सकता था और मैंने इस मुजाहरे में पहल की। वाइपर बरदार वर्दी पोश वेटर पुलिस वालों की वजह से ठिठक कर रुक गया। मैंने उसे मुखातिब करते हुए बरहमी से कहा, खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? ये सारा कचरा यूं ही फैला रहेगा। अमेरिका में कस्टम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और उसकी खुशनुदी का हर सूरत ख्याल रखा जाता है। एक कामयाब कारोबार का यही उसूल और माकूल कारोबार की यही निशानी है। वेटर सॉरी सर कहते हुए आगे बढ़ा। पुलिस वालों ने उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। वो हमारी जानिब मुतवज्जो हो गए। उनकी तवज्जो का मरकज मैं और वसीम थे। हिंग शक्ल सूरत में हम से अलग थलग था, लिहाजा पुलिस वालों का सिर्फ हमें मरकज़े निगाह बनाना यही जाहिर करता था कि वो हमारी ही खोज में है। यस ऑफिसर, मैंने एक पुलिस वाले की आंखों में देखते हुए कहा। वो मेरे चेहरे के पीछे झांकने की कोशिश करते हुए बोला, शो योर आईडी। आईडी? मैंने खफगी अमेज लहजे में कहा, क्या मैं अपनी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स साथ साथ लिए घूमता हूँ? मेरा नाम सुल्तान है और ये मेरा दोस्त सलमान है। मैंने वसीम की जानिब इशारा किया, फिर इनकी जात को पर्दे की ओट में छुपाते हुए कहा, इन्होंने अपना नाम रेमंड शो बताया है। अभी अभी इसी रेस्टोरेंट के बाहर हमारी मुलाकात बल्कि दोस्ती हुई है। ये अमेरिका है, यहाँ की पुलिस से झूठ बोलना हो तो ठीक ठाक तैयारी तो कर लेना चाहिए, मुझे मुखातिब ऑफिसर ने तंजिया लहजे में कहा। रिसेप्शन से हमें पता चल चुका है कि ये मेज 2 घंटे पहले किसी मिस्टर हिंग ने 3 अफराद के लंच के लिए रिजर्व करवाई थी। वो एक लम्हे को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, अपनी आईडी शो कराने के लिए फाइलों के पलंदे की जरूरत नहीं, तुम अपना कोई भी लीगल पेपर दिखा सकते हो, ऑफिस कार्ड, सर्विस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह।
मैंने कहा सॉरी ऑफिसर, इस वक्त मेरे पास ऐसी वैसी कोई आईडी मौजूद नहीं। मेरा लहजा अगरचे मादरत खुआना था, ताम उसमें एतमाद की कोई कमी नहीं थी। और तुम जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हो वो गलत नहीं। अलबत्ता रेस्टोरेंट वालों ने शायद नाम सुनने में गलती की है। रेमंड को उन्होंने हिंग समझ लिया। वो रिजर्वेशन के किस्से को पसे पुश डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारे पास इत्तफाक से इस वक्त कोई आईडी नहीं, मगर इन दोनों के पास तो होगी। इत्तफाक से नहीं, हिंग ने नरमी से कहा। ये तो बड़ा खतरनाक इत्तफाक है। पुलिस अफसर जहरीली अंदाज में मुस्कुराया। आप लोगों को हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना होगा। मैंने तो मस्खराना अंदाज में कहा, कहीं आप लोग हमें वो खतरनाक मुजरिम तो नहीं समझ रहे जिन्होंने पुलिस वालों की नींदें हराम कर रखी हैं। हमने इसी रेस्टोरेंट के टीवी पर उनके बारे में अभी ब्रेकिंग न्यूज सुनी है। तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब हेडक्वार्टर चलकर मिल जाएंगे, वो रखाई से बोला और उसी वक्त गन निकाल दी। सूरत की संगीनी मुसल्लम थी। रब्बी ने हमारी सरकोबी के लिए पुलिस को हाई लेवल पर मुतहर्रक कर दिया था। मैंने अपने साथियों को निगाहों ही निगाहों में अमल का पैगाम दिया और उठकर खड़े होते हुए कहा, ओके ऑफिसर, हम तुम्हारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलने को तैयार हैं। मेरी देखा देखी वो दोनों भी उठकर खड़े हो गए। ताम उन्होंने मेरी प्लानिंग के बारे में कोई सवाल ना किया। ऐसा सवाल हमाकत के जमरे में आता। मेरे दिन में इस वक्त कोई खास मंसूबा नहीं था। बहरहाल ये तय था कि हमें इनके साथ नहीं जाना। अगर एक मर्तबा इनकी कस्टडी में चले जाते तो फिर ये राज खुलने में जरा देर ना लगती कि सुल्तान और सलमान नाम बताने वाले दर हकीकत वही मफरूर खतरनाक मुजरिम है पुलिस को जिनकी तलाश थी। मिस्टर हिंग बेचारा हमारी वजह से मुसीबत में टंग जाता। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे। मैं इन लम्हात में एक लीडर का रोल अदा कर रहा था। मुझे जो भी अमली कदम उठाना था इसी रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में उठाना था, लोगों की मौजूदगी में। पुलिस वाले हम पर बेदरीग फायरिंग नहीं कर सकते थे। इस मौके से फायदा उठाकर हमें यहाँ से रफू चक्कर होना था। वैसे एक बात का मैंने बखूबी अंदाजा लगा लिया था और वो ये कि उन्हें हम पर मजबूत शक नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें गिरफ्तार पहले करते और बात बाद में। वो मामूल की कार्रवाई के तहत चेकिंग पर थे और वसीम की इज़्दरारी हरकत ने उन्हें हमारी जानिब मुतवज्जो कर दिया था। फिर हमने आईडी पेश ना करके उनके शक को महमीज कर दिया। उन्होंने हमें अपने दरमियान रख लिया। एक गनबरदार पुलिस वाला सबसे आगे था, उसके पीछे वसीम और हिंग, फिर मैं था। दूसरा पुलिस वाला बेरे अकम में गन सूंघते चल रहा था। जब हम डाइनिंग हॉल के ऐन बस में पहुंचे तो मैंने कार्रवाई का आगाज कर दिया। मैं बिजली की सी तेजी से घुमा और पुलिस वाले की गन पर बाल किक मार दी। गन उसके हाथ से निकलकर फजा में उछली। वो मुझसे ऐसे किसी रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। मैंने उसके पुरहैरत थोबड़े पर एक धुआंधार पंच रसीद कर दिया। वो पीछे की जानिब लड़खड़ाया तो मैंने उछलकर उसके सीने पर एक फ्रंट पुश किक जड़ दी। वो मेजों और कुर्सियों को उलटते हुए 10 फुट दूर चला गया। इसी दौरान में वसीम भी हरकत में आ चुका था। उसे तो मेरी जानिब से बेहद इशारे की जरूरत थी। मैंने देखा वो पुलिस वाले की गर्दन में लाक लगाए खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर पुलिस वाले के पेट में एक तूफानी घुटना रसीद किया, तब वो बिल बिला उठा। उसी लम्हे वसीम ने उसकी गर्दन पर से ग्रिप्स खत्म कर दी। पुलिस वाला धड़ाम से पुख्ता फर्श पर जा रहा। यह ऐसा मौका नहीं था कि वहां जमकर कोई बाकायदा मुकाबला किया जाता। पुलिस वालों पर जारहाना हाथ डालकर हम एक संगीन जुर्म के मुर्तकिब हो चुके थे। हमें पहली फुर्सत में वहां से गायब होना था। अगर हम बदकिस्मती से इनके काबू में आ जाते तो बड़ी मुसीबत आ जाती। मेरी तकलीफ में वसीम और हिंग ने रेस्टोरेंट के दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। रेस्टोरेंट में मौजूद किसी शख्स ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। जब हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो दोनों पुलिस वाले उठकर हमारे ताकुब में चले आ रहे थे। हम दरवाजे से निकलने लगे तो उन्होंने हम पर फायर कर दिया। ताम हम महफूज रहे और बाहर ईस्ट 58 स्ट्रीट पर निकल आए। दावत रेस्टोरेंट 210 ईस्ट 58 स्ट्रीट पर 2nd और 3rd एवेन्यू के दरमियान वाक़ था। इस टुकड़े में एड्रेस के 165 250 तक नंबर चलते थे। इनकी स्लेटी गाड़ी 5th एवेन्यू पर पार्क थी। अगर हम वहां तक दौड़ते हुए जाते तो पुलिस वालों से बच नहीं सकते थे। वो रास्ते में कहीं भी हमें शिकार कर लेते। उन्हें डाल देना जरूरी था। हमारे पास अगर कोई गन होती तो हवाई फायर करके आर्जी तौर पर उनका रास्ता रोका जा सकता था। ऐसी कोई सहूलत हमें मैसर ना थी। हम आगे पीछे भागते हुए 170 ईस्ट तक चले आए। चंद गज आगे 3rd एवेन्यू शुरू हो जाता। हमारी बनिस्बत पुलिस वालों ने कम तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में हमारे दरमियान फासला बतदरीज बढ़ता चला गया। अचानक मैंने अपनी रफ्तार में कमी की और दाएं हाथ पर वाक़ई एक इमारत में दाखिल हो गया। मेरी देखा देखी हिंग और वसीम भी उस बिल्डिंग में घुस गए। हम लिफ्ट को नजरअंदाज करके बिला तकल्लुफ सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। हमारे अंदाज में खास किस्म की जल्दबाजी पाई जाती थी। फर्स्ट फ्लोर तक रसाई हासिल करने से पहले ही मैंने दाएं बाएं चलते हुए वसीम और हिंग से कहा, मेरी बात तवज्जो से सुनो। अगर पुलिस वालों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। हाँ बोलो, तुम क्या कहते हो? हिंग ने संजीदगी से इस्तफसार किया, गोया वो मुझे बास तस्लीम कर चुका था। मैंने कहा, हमें पहली फुर्सत में बिखर जाना चाहिए। अगर एक साथ रहे तो फौरन पुलिस वालों की नजर में आ जाएंगे। हमें इफरादी तौर पर गाड़ी तक पहुंचना है। बताओ तुम्हारी स्लेटी गाड़ी की दुरुस्त लोकेशन क्या है? हिंग ने मेरे सामने 5th एवेन्यू पर गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन मैं एड्रेस के हवाले से वो सवाल पूछ रहा था ताकि कैब पकड़कर वहां पहुंच सकूं।
वसीम और हिंग के लिए वो एवेन्यू और स्ट्रीट्स कोई मसला नहीं था। वो मैनहट्टन की एक एक गली से आगाही रखते थे। इसी दौरान में हमारे कदम मुसलसल ऊपर को उठ रहे थे। सीढ़ियों वाला रास्ता लिफ्ट की बनिस्बतन ज्यादा महफूज था, इसलिए मैंने ये राह इख्तियार की थी। जब हमने फर्स्ट से सेकंड फ्लोर की समत बढ़ना शुरू किया तो वसीम ने कहा, क्यों ना हम विडाल सासून के सामने मिले, वहां से गाड़ी ज्यादा दूर नहीं है। मिस्टर हिंग ने उसकी तजवीज की तरदीद की और कहा, ज्यादा बेहतर होगा कि हम दी पाम कोर्ट में मिले। दी पाम कोर्ट होटल प्लाजा की लॉबी में वाक़ है। हम कैब में या बस वगैरह में बैठकर वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले इन पुलिस वालों से तो जान छुड़ाओ। समझ लो इनसे जान छूट गई। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, दी पाम कोर्ट वाला आइडिया डन है। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर अपने फौरी मंसूबे से उन्हें आगाह करते हुए कहा, हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं मिस्टर हिंग, तुम यहाँ से हमसे बिछड़ जाओगे। हम दोनों इन्हीं सीढ़ियों से थर्ड फ्लोर की समत बढ़ेंगे। मिस्टर हिंग, तुम सेकंड फ्लोर पर जितना चाहो वक्त गुजार लो, उसके बाद हाथ पांव बचाकर इमारत से निकलना और सीधे प्लाजा होटल की लॉबी में पहुंच जाना। ओके? एब्सोल्युटली ओके। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरा ख्याल है मैं लोगों के हुजूम में शामिल होकर लिफ्ट के रास्ते निकल जाऊंगा। ये तरकीब ज्यादा मौसर रहेगी। तुम बिल्कुल दुरुस्त और महफूज खतूत पर सोच रहे हो, मैंने तायदी अंदाज में कहा। पुलिस वालों के 3 भगोड़ों की तलाश है। वो सोच भी नहीं सकते कि हम यूं बिखर कर लोगों के हुजूम में उन्हें जुल दे जाएंगे। मैं और वसीम भी यही तरीका आजमाएंगे, लेकिन अलहदा-अलहदा। इस मकसद के लिए वसीम थर्ड फ्लोर को और मैं फोर्थ फ्लोर को इस्तेमाल करूंगा। हमारी कार्रवाई में 5-5 मिनट का वक्फा होगा, ताकि कहीं फिर किसी एक लिफ्ट में हम तीनों यकजा ना हो जाएं। 5 मिनट में ये एक्सप्रेस लिफ्ट ऊपर से नीचे इमारत के कई चक्कर लगा लेती हैं। ठीक है मिस्टर हिंग, सेकंड फ्लोर आ गया। अब तुम हमसे जुदा हो रहे हो, हम नहीं जानते तुम कौन हो। बाय। अपनी बात खत्म करते ही मैं वसीम के साथ थर्ड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी हैरत भरी सरगोशी मेरी समात तक पहुंची। फैतान, तुम इंसान हो या मशीन? संगीन तरीन सूरत हालात में तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। तो मुझे इस वक्त एक ऐसा कमांडर नजर आ रहे हो जो सैकड़ों सिपाहियों के दस्ते को ऐन मुकामे जंग पर कारी हिदायत दे रहा हो, और तुम, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, हंगामी हालात में सालन से बड़े डोंगे गिराते रहते हो। इंसान को इतना भी कमजोर आसाब नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी वैतान, वो निदामत बड़े लहजे में बोला। वो मेरी गैर इरादी हरकत थी। पता नहीं कैसे उस डोंगे से मेरा हाथ लग गया। मैं ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझा हुआ था। निदामत और मादरत का मौका महल तो देख लिया करो यार, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। थर्ड फ्लोर आ गया है, बाकी बातें बाद में होंगी। आसाब को काबू में रखो। अगर अब कोई गैर इरादी इज़्तिरारी गलती सरजद होगी तो तुम्हें छुड़ाने के लिए मुझे पुलिस हेडक्वार्टर पर दावा बोलना पड़ेगा। उसे शुक्रगुजार जज्बात से सच्ची आंखों से मुझे देखा और बोला, तुम एक अजीम इंसान हो। मेरी तारीफों में वक्त साया करके तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो जो पुलिस के हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंचा देगी। मैंने ठोस लहजे में कहा, गो ऑन। फिर पीछे पलटे बगैर फोर्थ फ्लोर की जानिब वाले जीने की तरफ चलने लगा। होटल प्लाजा की शानदार इमारत 5th एवेन्यू और वेस्ट 59 स्ट्रीट के सिंगम पर वाक़ है। उसके नजदीक ही ग्रैंड आर्मी प्लाजा इस्तादा है। ठीक 3 बजे में होटल प्लाजा की लॉबी में वाक़ दी पाम कोर्ट में मौजूद था। होटल प्लाजा एक महंगा होटल है, ज्यादा दी पाम कोर्ट भी हिमाशा के लिए नहीं बनाया गया। इस रेस्टोरेंट में अगर आप दोपहर की चाय पीकर अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं तो जेब में कम से कम $60-70 जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक प्याली चाय $50 तक में पड़ती है। हम थोड़े थोड़े वक्फे से वहां पहुंचे थे और ये पहुंच बखैर आफियत थी। पुलिस वाले पता नहीं इस वक्त हमें कहां कहां तलाश कर रहे होंगे। मेरी हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही। बहरहाल इससे हालात की संगीनी में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। हर गुजरते लम्हे के साथ हमारी तलाश में शिद्दत ही आना थी। दीपाम कोर्ट में चाय के बहाने 2-3 घंटे आराम से गुजारे जा सकते थे। वहाँ का माहौल बहुत ही पुरसुकून और हसीन था। लगता था जैसे मैनहट्टन की सारी खूबसूरती वहीं सिमट गई हो। एक से बढ़कर एक हसीना वहाँ मौजूद थी। चाय सर्व कर दी गई तो मैंने विंगिंग से कहा, मिस्टर हिंग, मैं और वसीम तो बदले हुए हुलियों में हैं, मगर आपके साथ ठीक नहीं हुआ। खास तौर पर यह बात पुलिस के रिकॉर्ड पर आ गई है कि 3 अफराद के लिए आपने मेज बुक कराई थी। इसमें खराबी वाली कौन सी बात है? हिंग ने कहा। मैंने कहा, अगर इस रेस्टोरेंट की मालिक मधुर जाफरी के साथ तुम्हारा नाम आया और मेज बुक करने वाले ने मधुर को यह भी बता दिया कि तुमने बुकिंग से पहले अपना नाम और चाइना टाउन का हवाला भी दिया था, तो जाफरी फौरन पहचान जाएगी कि तुम कौन से हिंग हो। फिर पुलिस वाले पंजे झाड़ कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बेपरवाही से बोला। तुम्हारे ये ख्याल किस बुनियाद पर है? देखो वैतान, वो समझाने वाले अंदाज में बोला, अव्वल तो ये कि दावत का स्टाफ मुझे नहीं पहचानता। मैं यहाँ बहुत कम आया हूँ। रिजर्वेशन के वक्त मैंने फोन पर अपना नाम बताने के बाद कहा था कि मधुर जाफरी मेरे पास चाइना टाउन आती रहती है। ये तो अच्छा ही हुआ कि मधुर से मुलाकात नहीं हो सकी। ठीक है, मैंने तअम्मुल से उसकी बात सुनी और कहा, ये तो अव्वल हुआ, दोम क्या है? दोम अव्वल से ज्यादा सादा और पुरकार है। इतना कहकर वो मानीखेज अंदाज में खामोश हो गया। मैं और वसीम मुंतजिर सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। मिस्टर हिंग ठहरी हुई तबीयत और मजबूत आसाब का मालिक था।
दावत में हमें जो सूरत पेश आई उसमें वो एक लम्हे के लिए भी घबराया नहीं था। चंद लम्हात की पुरस्रार खामोशी के बाद वो गोया हुआ। दरअसल इस बात का कोई सबूत नहीं कि वाकई मैंने फोन करके 3 अफराद के लंच करके मेज बुक कराई थी। मेरा नाम इस्तेमाल करके कोई और शख्स भी तो ये हरकत कर सकता है। तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन इस आइडिया में एक बहुत बड़ी खामी है। मैंने कहा, कैसी खामी? वो संजीदगी से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, तुमने रिजर्वेशन वाली कॉल अपने मोबाइल फोन से की है। होटल वाले फोन सेट पर तुम्हारा नंबर आया होगा। इस तरह ये ट्रेस किया जा सकता है कि इस नंबर वाली सेलुलर लाइन किस शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस राह को पकड़कर पुलिस बासानी तुम तक रसाई हासिल कर लेगी। दूर की घोड़ी लाए हो, वो सताइशी अंदाज में बोला, लेकिन यहाँ मैं शेवी वाला आइडिया इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने चौंक कर हिंग की तरफ देखा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, यानी गुमशुदगी वाला आइडिया। एग्जैक्टली, वो कदरे बुलंद आवाज में बोला। मिस्टर विंगिंग की दी हुई गाड़ी शिवरलेट उर्फ शेवी एक मौके पर रब्बी के आदमियों के हाथ चढ़ गई थी। उस गाड़ी में राकील भी मौजूद थी। वो गाड़ी को वहीं छोड़कर राकील को अपने साथ ले गए थे। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई थी। इस मौके पर मेरी हिदायत के मुताबिक विंगिंग ने गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। राकील की याद ने मेरे दिल को अफसुर्दा कर दिया। वो अजीबो गरीब लड़की अलास्का से न्यूयॉर्क तक मेरे साथ आई थी। इसी दौरान में हमें नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के एक मुख्तसर से जजीरे ज़ूरू नारा आइलैंड पर भी कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला था। हमारा तैयारा अगवा होने के बाद मज़कूरा जजीरे पर पहुंचा दिया गया। मैंने राकील के साथ बहुत ही यादगार और नाकाबिले फरामोश लम्हात गुजारे थे। उसके कई एक एहसानात मेरे ऊपर थे। रब्बी मोशी हाइमन के माउंट मैकनिले वाले खुफिया ठिकाने से मुझे रिहाई दिलाने का सेरा भी राकील ही के सर था। वो रब्बी के सेटअप के अंदर रहते हुए बुद्ध इज़म के लिए काम कर रही थी। इस बगावत और गद्दारी यहूदी की नजर में किसी सजा के तौर पर रब्बी के हुक्म पर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल उसने अपने काज के लिए जान दे दी थी। ये तो मोहब्बत और जंग का असूल है। एक मुल्क का हीरो दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्द की हैसियत रखता है। सच्ची से सच्ची मोहब्बत करने वाले भी बाशरे की नजर में एक संगीन जुर्म के मुर्तकिब करार पाते हैं। ये उमूमी रवैये की बात है। मुझे खामोश देकर उसने मजीद कहा, मैं मोबाइल कंपनी वालों से राब्ता करके अपनी लाइन बंद करवा दूंगा। मैं कह सकता हूँ मेरा सेल कहीं खो गया है, ये आम सी बात है, कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। मैं यहाँ के एक मोतबर शहरी हूँ, मेरी बात पर यकीन किया जाएगा। तुम जिस बात को मामूल कह रहे हो वो मेरी नजर में बहुत अहम है। मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा, हम जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं उनमें मामूली बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेवी और सेल की चोरी या गुमशुदगी में कदरे मुश्तरक ये है कि ये दोनों एक ही पार्टी के हाथों इस्तेमाल हुए, यानी अमेरिका दुश्मन पाकिस्तानी दहशतगर्द। यानी मैं एक लम्हे के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहा, दावत में तो तुम बनफ से नफीस मौजूद थे और 2 ऐसे अफराद के साथ थे जो पुलिस की नजर में इंतहाई मशकूक ठहर चुके हैं। मिस्टर हिंग, तुम्हारी जान आसानी से छूटने वाली नहीं है। वो एक लम्हे सोचने के बाद बोला, अगर कोई मेरा सेल इस्तेमाल कर सकता है तो वो मेरे मेकअप में दावत में भी जा सकता है, ये नामुमकिन तो नहीं। उसकी बात खासी वजन वाली थी। मैंने तायद करते हुए कहा, हाँ ये नामुमकिन तो नहीं, मगर इस सूरत हाल में तुम्हारा एक दुश्मन जन्म लेता है जो तुम्हारी सूरत बनाकर दावत पहुंचता है और मुजरिमों के लिए वो तुम्हारे मोबाइल फोन से मेज रिजर्व करवाता है। मेरा कोई दुश्मन जन्म लेता है या मर जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है वैतान? वो ठहरी हुई आवाज में बोला, जहाँ इंसान के दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन भी तो हो सकता है ना। मेरे लिए ये शख्स एक अजनबी मुजरिम होगा। बहरहाल मैंने गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, हमारे लपेटे में आकर कहीं तुम भी रगड़े ना जाना। वो कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे इस खेल के अंजाम की परवाह नहीं, वैसे मैंने एहतियात के सिलसिले में इंतजाम कर दिया है। आज का दिन तो मैं मैनहट्टन बल्कि न्यूयॉर्क ही में नहीं हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। वो बताने लगा, कल और आज के अखबारात की खबरें पढ़कर और सुबह तुम्हारा फोन सुनने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में एक अहम फैसला किया था। तुम्हारे कागजात वगैरह के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने घर से रवाना होते वक्त अपने मुलाजिम से कह दिया था कि आज का दिन मैं चाइना टाउन से बाहर बहुत मसरूफ गुजारूंगा और ऐन मुमकिन है मैं न्यू जर्सी का भी फेरा लगा लूं। इम्कानी बात मैंने दानिस्ता कही थी ताकि हालात और वाकयात को देखते हुए इसमें जरूरी तब्दीली की जा सके। वैसे मैंने सोचा था कि आज तुम्हें न्यू जर्सी पहुंचा ही दूंगा। इस सिलसिले में मैंने वहाँ तुम लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया था। मिस्टर हिंग, मैंने कते कलामी करते हुए कहा, तुम्हारी गुफ्तगू में था की तकरार से तो यूं महसूस होता है जैसे तुमने ये इरादा तर्क कर दिया हो। तर्क तो नहीं किया, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल का तकादा ये है कि इस सिलसिले में पहले तुम्हारी राय जान लूं। वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम्हारी तरफ आते हुए मैंने एजेंट से सरसरी सी बात की थी, फाइनल मैं कल करूंगा। अब तुम मुझे बता दो, एक आदमी का काम करना है या दोनों का? मैं इनके तजब्जुब को समझ गया। वसीम ने जिस किस्म के रवैये का मुजाहरा किया था और उसकी फैमिली के हवाले से जो बातें सामने आई थी उनके पीछे नजर वो इश्किचाहट में पड़ गया था। लेकिन मेरा ज़हन वसीम के मामले को बहुत दूर तक देख चुका था। मैंने यकीनी लहजे में कहा, मिस्टर हिंग, काम तो दोनों ही का होगा।
मैं अपना नाम राजर मुंतखब कर चुका हूँ। कागजात के मुताबिक मैं अमरीकी यहूदी होऊंगा, जबकि वसीम की डॉक्यूमेंटेशन सलमान के नाम से होंगी। एक ऐसा पाकिस्तानी जो तवील अरसा अमेरिका में रहने के बाद मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद बिलाकर अमरीकी शहरियत हासिल करने में कामयाब हो गया। हमारा एड्रेस और काम की नोयत तुम अपनी मर्जी से रख सकती हो, ठीक है, यही फाइनल तय होगा।